नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करांगे ट्रंप की, जो आज का दुनिया का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। और अपन को ये कार्यक्रम अपन को सवाल जवाब की तरह नहीं चलावांगे, एक संवाद एक चर्चा की तरह ये कार्यक्रम चलाने की कोशिश करांगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में एक ही नाम चल रहा है, ट्रंप ट्रंप ट्रंप। सुबह भी ट्रंप, रात को भी ट्रंप। सुबह उठते ही ट्रंप क्या बोलेगा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति जो है वो अभी तक का है। ये कब बोलता है, क्यों बोलता है, इसके बारे में कोई दावे से नहीं कह सकता। सारे दुनिया के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम पे ट्रंप क्या बोलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? आपने नरेश जी बिल्कुल उपयुक्त टिप्पणी की है। असल में ट्रंप के बारे में मैं कुछ कहने के लिए आदरणीय बादल सरोज जी के शब्द उधारे लूंगा। उन्होंने पिछले दिनों एक लेख में जिक्र कराया है कि जैसे आदरणीय ट्रंप जी वो शख्सियत है जिसके लिए किसी लेखक को कोई व्यंग्य लेखन के लिए किसी रूपक की जरूरत नहीं है, या किसी चित्रकार को कटाक्ष करने के लिए कुछ मतलब एक प्रकार का कोई सारा उपमा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये तो खुद में अपने आप में एक, जैसे इन्होंने कहा खुद में व्यंग्य है। इस तरह की स्थिति है। और इसकी हरकतें, इसके जो एक कर्तव्य हैं, इसकी जो कुटिलताएं हैं, इसकी जो क्रूरताएं हैं, इसके जो इतने नकाब हैं, इसकी कोई बात अपने कही गई बात का किसी प्रकार की कोई पहरेदारी नहीं है। मतलब जिसका न्यूए को नहीं बेरायु, मतलब यह बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, या जो तो कह रहा है इसकी क्या उपयोगिता है। इसकी हरकतों ने देख के तो कई बार न्यू लगा कि जैसे अपने भारत के भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके डिक्टेटरशिप में गिनती होती है दुनिया में, वो लोकतांत्रिक मूल्यों संस्थाओं को कुचलते, वो भी बोलने लागण लगे इनकी हरकतों को देख कर। तो कुछ इस तरह की एक शख्सियत है आदरणीय ट्रंप। और ये मामला सिर्फ एक व्यक्तित्व का नहीं है, वो एक व्यक्ति में ऐसे गुण हैं। और कई बार नहीं कहा अगर गलती तक कोई गलत आदमी चुन लिया हो। सवाल ट्रंप का जो अमेरिका में चुना जाना और ट्रंप की जो बयानबाजी है, इसको नहीं समझो ट्रंप के मुंह में शब्द किसके हैं, या जो ट्रंप जैसी शख्सियत उस देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चुना जाना जो मानवाधिकारों की सबसे बड़ी बात करता है, जिस देश में एक प्रकार से यूं कह लो कि मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, चार्टर, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, जिसको नोबेल पुरस्कार की जरूरत है। बार बार जो है ये जब तक ये नोबेल पुरस्कार घोषित नहीं हुआ, हर दिन बयान आते थे मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, मेरे को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए ना। वो तो आप बिल्कुल है, ये तो एक व्यंग्य है अपने आप में। जो आदमी लोगों की हत्याएं कर रहा है और जो युद्ध करना मतलब एक प्रकार से थोप रहा है, मतलब ईरान में स्कूली बच्चियों पर बम गिरा के, और आप एक तरफ शांति की बात करते हो, नेगोशिएशन टेबल टॉक करते हो, और साथ ही साथ बम डाल देते हो। मतलब जो अपनी एक प्रकार से कहते हैं मुंह से जो निकले शब्द हैं और उनकी संगति में जो आचरण होना चाहिए नहीं, उसके ठीक उलट प्रक्रिया है ये। इसकी थोड़ी मैं वापिस उस बात पर जाऊं कि ये देखो इतिहास की विडंबना, मतलब उस देश के शासक, उस देश का राष्ट्रपति ट्रंप बना जिसने मानवाधिकारों की घोषणा करी, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। यह तो मैंने न्यू लगा कई बार जो अमेरिका के स्थापना करने वाले महान व्यक्ति तो थे, अब्राहम लिंकन जी, जेफरसन और बहुत से महान क्रांतिकारी, अगर उनने मतलब एक बार टाइम ट्रेवल करके वो वापिस आवे एक परिकल्पना में, ये वो देखे तो वो खुद ही बहुत शर्म महसूस करेंगे। देखो मतलब तारा उत्तराधिकारी किसे किसे लोग हो रहे हैं। वैसे तो उनके पूर्वज भी कोई घाट नहीं थे। बताते हैं वे अमेरिका जब से आजाद हुआ है, इन 250 साल में केवल 16 साल केवल ऐसे आते हैं जहां पे अमेरिका किसी युद्ध में नहीं है। बताओ भाई कितनी बड़ी विडंबना, जो 16 साल ही अमेरिका का कुल मिला के एक इतिहास है। मतलब एक प्रकार की युद्धों को, एक प्रकार की एक युद्ध करने की प्रेरणा देने वाला कंट्री अमेरिका उभर का आया है। लेकिन दूसरी बात और भी है, मानव अधिकारों का सबसे बड़ा ठेकेदार। हाँ, ये तो न्यू कह वो मतलब युद्ध यह हालात होगी एक प्रकार से न्यू कह इसका कि खुद खोट करे और अगला ने पिटे
और फिर एक प्रकार से मतलब अत्याचारी ही न्यू कह रहे हैं मैं दुनिया में अत्याचार नहीं होने दूंगा। ये इस तरह की बात है भाई, मतलब चोर का में पहरेदारी के रुक के मारे हैं। पूरी दुनिया में उनकी मेंटल स्थिति के ऊपर चर्चा होगी। मतलब ये पहली बार है किसी भी देश के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर इतनी बड़ी डिबेट हो, इतनी बड़ी चर्चाएं हो। लोग ये मान रहे हैं कि वो मानसिक रूप से जो स्टेबल नहीं है, उनका दिमाग का पत्ता ही ना हुआ है। इस तरह की जो चर्चाएं जो बाजार में गर्म हो, काफी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस तरह की चर्चाएं हैं, कई विशेषज्ञ भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा निजी मत ये है कि ये मतलब होश का है कि ये जो इस तरह की बातें जो उनके अपने आधार तथ्य हो सकते हैं, वो गलत नहीं सोच रहे हैं, उनके एक मैकेनिज्म होगा। मन यूं लगा है कि जो ट्रंप का असामान्य व्यवहार है ना, असल में यूं कोई मानसिक विकृति या मानसिक रोग नहीं है। मन यूं लगा कि जो सत्ता का दंभ है ना, जो ताकत का गलबा है, उसका प्रकटीकरण है यू। मतलब आज अमेरिका की जो पोजीशन है विश्व में, और अमेरिका के अंदर जो कारपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों की जो एक पकड़ है वहां की राजनीति में, और वो जो लोग हैं, जो लॉबी है, जो एलन मस्क हैं या दूसरे वर्ल्ड के बड़े बहुराष्ट्रीय भीमकाय पूंजी के बड़े बड़े संस्थान हैं, वो पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करने की अमेरिका की जो एक हिम्मत है, ताकत है, और वो जो ट्रंप जैसे लोगों को बिठा रहे हैं ना, ये तो कई बार जो एक ताकत का नशा है, ये थोड़ा हम लगा लो नकाब उतार दिया। मतलब पहले डे तो जुकर जैसे वो न्यू थे बड़े उदार, प्रेम, भाईचारा, अच्छे मूल्यों के चेहरे और अच्छी अच्छी बात करो, यूं मतलब कम से कम एक तो नहीं बना बात भी घटिया करनी और काम भी घटिया करनी है। एक तो मैं थोड़ा ये कोई मानसिक विकृति नहीं लगती, ये एक प्रकार की हो सका है कि जैसे ट्रंप का जो पिछला जितना समझ में आया नहीं, जो चुनाव इसने दो लड़े, एक चुनाव ये हार भी गए राष्ट्रपति का, 2 बार चुने भी गए, ये तो मैंने कहीं सुना था, सच्ची झूठ नहीं कर रहा मैं, कोई तस्दीक या प्रमाणित नहीं कर रहा, लेकिन ये बात आई थी सूचना में कि जो व्यक्ति अपने चुनावी अभियान में या उससे पहले बाद में यूएनओ को लाफिंग क्लब कह रहा है, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरे विश्व युद्ध की विभीषिका, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसने करोड़ों जाने ली और दुनिया में एक संस्था बनी कि भविष्य में युद्ध नहीं होंगे, उसको लाफिंग एंजॉय करने की जगह बता रहा है। युद्ध एक प्रकार का ट्रंप का जो भाषा शैली, ट्रंप का जो उद्गम है, जो ट्रंप प्रतीक है, वो आज तक की मानव सभ्यता के उच्च मानवीय मूल्यों का विलोम है। पहले वाले राष्ट्रपति भी यूएनओ का इस रूप में मजाक उड़ाते रहे। ये भी कोई ट्रंप का कोई पहली बार कर रहा है ऐसा नहीं है। ट्रंप ने सिर्फ उस लेवल को जो है नहीं वो ऊपर कर दिया है। ये क्रमबद्धता है, ये प्रक्रिया में वही कह रहा हूं, जैसे जैसे सत्ता का गलबा होता है ना, कई बार जैसे सत्ता आदमी को बौखला जाती, मतलब इवन का न्यूज निरंतर जो अमेरिका ने कुकर्म दुनिया में करे, एक के बाद एक जो मुल्कों को कुचलिया, कठपुतली सरकारें बनाई और निसहाय निरपराध लोगों को मारा, तो उस पर को बोलनिया तो है नहीं ना, को उनकी बाँ पकड़निया, यू तो एक प्रकार से उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। जैसे अपन न्यू नहीं कहा गामा में भाई जो रिश्वत देगा लग गया नहीं, और रिश्वत लेना अपना अधिकार समझने लायक जो है। या मान लिया कोई जो अत्याचारी आदमी हो, किसी ने पीट दियो और देखो टोकनी है नहीं हो, न्यून मानना है जब तने यू काम तेरी करना है, तुम्हें तेरा अधिकार है। 3 तरह की जो है बातें निकल के आ रही है, जो ये ऊल जुलूल बयानबाजी है ट्रंप की। एक तो मैंने जो पहले बताया कि इसके दिमाग का पत्ता हिल लिया, और दूसरी जो चर्चा आ रही है कि ये एक बिजनेसमैन है, इसकी बिजनेस की अपना एक लॉबी है, और उस अपनी बिजनेसमैन लॉबी को खुश करने के लिए जब ये अमेरिका की जब मार्केट खुलनी होती है तब वो बयान देता है कि ईरान के साथ में समझौता होने जा रहा है, और जब मार्केट वो बंद हो रही होती है उसके बाद में मैं ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा ताकि जो है वो बाजार जब अमेरिका का खुल रहा हो उस पर असर ना पड़े, और जब अमेरिका का बंद हो रहा हो बाजार फिर अग्रेसिव जो बोलो, और जो दूसरे बाजार है एशिया के जो बाजार है वो नीचे गिर जाए। दूसरा फिर जो तीसरा एक और चर्चा जो सामने आ रही है
उसमें यह है कि ये बहुत मतलब इसका बहुत ही, ये कोई मूर्खतापूर्ण करी गई बयानबाजी नहीं और सिर्फ बिजनेसमैन का भी सवाल नहीं। ये एक इस तरह का एक तानाशाह व्यक्ति है जो किसी भी तरीके से वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये चुनाव आ रहे थे उस टाइम पे भी व्हाइट हाउस पे कब्जा करने के लिए निकल गए थे। बिल्कुल अभी ईरान से एक तरह से इनके मंसूबे पूरी तरह से नाकाम हो चुके, एक तरह से ईरान से जंग आ चुकी और उस हार से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाता है। ये कभी डर दिखाना, कभी ये ईरान को किसी ने मतलब दुनिया के अंदर एक मैसेज देना चाहता है कि अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका जीत रहा है। अपने देश के अंदर एक मैसेज देना चाहता है कि अमेरिका जो है जीत रहा है, बहुत बड़ी जो है ये अब अपने आप में अवतार आ गए हैं जो नरेंद्र मोदी है। और एक ये जो ईरान के ऊपर दबाव बनाना कि ये पूरा नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा सभ्यता को, कभी दबाव बना के, कभी डायलॉग, कभी नरम कभी गरम, ये इस तरह की रणनीतियां जो गुड कोप बैड कोप का जो है, ये पूंजीवादी देश शुरू से ही इस तरह की रणनीति के ऊपर काम करते रहे। उसी का एक हिस्सा भी जो है वो चर्चा में आता है कि वो है। और पिछले दिनों तो मतलब कभी वो ईसा मसीह बन जाते हैं, ये मतलब वो अलग अलग रूप जो है वो लेके आते हैं, मतलब कभी भी कुछ भी बोलते हैं। ये एक अपने तरीके से ये सोचने वाली बात है कि बंदा जो है बहुत ज्यादा चालाक है, या ये बंदा बहुत ज्यादा मूर्ख है, या ये बंदा सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो आप अपने देश में, इसके देश में आग लगो, दुनिया में आग लगो, इसको कोई मतलब नहीं, इसको अपना बिजनेस लाने से मतलब। इसमें जो आपने एक बीच वाली बात कही ना, जो अमेरिकन की संरचना है नहीं, वहां की राज्य व्यवस्था की, वहां के अर्थतंत्र की, एक तो सबसे पहले उसके बारे में कोई मुगालता में नहीं रहना चाहिए। जब तक वहां की कारपोरेट लॉबी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अमीर धनाढ्य लोगों की हितों की पूर्ति करता रहेगा, कुर्सी में बैठा राष्ट्रपति वो चलाएगा। अगर उनका अहित करेगा ना, वो 5 मिनट में दूध मधुमक्खी की तरह कैद गए कान कर देंगे। एक तो ये सच्चाई है कि जो इसके पीछे जो जिनके प्रति इसकी वर्ग निष्ठा है, या जिनके हितों का यू एक प्रकार का पोषक है, उनकी तो बखूबी ड्यूटी कर रहा है, इसलिए वो स्थिति चला रहे हैं। एक तो ये तो इसमें कोई सच है जो आप बता रहे हो कि जो अमेरिका के पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने इसको बिठाया, वहां खर्चा कराया है, जो व्यापारी लोग भी उनके हितों में शूट कर रहा है निरंतर। अगर आप थोड़ा उसमें गहराई में जाओगे तो युद्ध होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि एक बड़ा अमेरिका की इनकम का सोर्स जो प्रोडक्शन है हथियार है, और जब युद्ध नहीं होंगे तो हथियार बच्चे हथियार रखते हैं। एक तो ये, दूसरी जो तेल का कब्जा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए तेल बहुत महत्वपूर्ण, तो पूरी विश्व के लिए तेल पर नियंत्रण अमेरिका के डॉलर के लिए, बादशाह के लिए बहुत जरूरी है। यू लगातार से सवाल तो यही नहीं, क्या ट्रंप का की ये भाषा अमेरिका के लिए फायदेमंद है, अमेरिका की बादशाह के लिए फायदेमंद है या नहीं? इसको थोड़ा समझो बात को। अमेरिका के बहुराष्ट्रीय कंपनी और कारपोरेट्स के लिए तो है फायदेमंद, सब तो बोल रहा है। नहीं तो स्टीव बलक तो वो तो 10 मिनट में न्यू करवा देंगे, भाई इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, अस्पताल में करा दे फिट। मैं जो आगे लेकर उनके लिए तो फिट है ही, जब तो चल रहा है। मैं और बात करो अमेरिका के लिए है कि नहीं, वो अगला सवाल है। अगर बीइंग ए कंट्री अमेरिका की बात करोगे ना, अमेरिका की विदेश नीति या अमेरिकी नागरिक, वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात मैं इसको थोड़ी खोल कर कह रहा हूँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो नारा दिया जा रहा है, इसमें जो है वो अमेरिका को ग्रेट भी बना पाएगा या ताकतवर भी जो है, ये तो बना पाने में, ये तो राष्ट्रवाद की भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अपने भी तो मेक इन इंडिया का नारा देकर भारत का गौरव लौटाएंगे, आदरणीय मोदी जी पिछले 10-15 साल से लोगों को बेवकूफ बनाए रहे हैं। इजराइल भी इसी तरह के, इजराइल भी बेवकूफ कर रहा है। ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी किसी जगह कि लफंगों की सबसे आखिरी जो पनाह राष्ट्रवाद होता है। हिटलर भी ऐसे ही नारे था, हिटलर का भी जो युद्ध उन्माद को राष्ट्र के लिए बेहतर बनाने के लिए कराया। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ अपने इसमें, वो ये कह रहा हूँ कि भाई जो ट्रंप का काम है ना, भाई मतलब अमेरिका के लोग तो वो खतरनाक सिस्टम है, वहां की व्यवस्था है, क्रूर पूंजीवाद है। अब्राहम लिंकन दुनिया के बेहतरीन मानवतावादी
प्रतीक चिंतक माने जाते, जिन्होंने दास प्रथा का अंत करवाया, वो ही नहीं बख्शा उन लोगों के न, उनकी भी हत्या और मर्डर करवाए थे। और मतलब तो वो किसने छोड़ेंगे? जैसे अपना गांधी जी के बारे में कहा जाता है, गांधी जैसे अहिंसक और सत्यवादी आदमी का जो मर्डर कर सके वो लोग, वो किसने बख्शेंगे? मैं थोड़ा न्यू कहेंगे, जैसे ही ट्रम्प का हित पर चल लिया, अगले दिन ट्रम्प का पत्ता साफ है। एक तो अमेरिकन जो लॉबी है मल्टीनेशंस की, कारपोरेट, उनके हित में जो अमेरिका का वर्चस्व है, वो जो कूटनीति का, उस पर असर निश्चित तौर पर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका नेगेटिव असर पड़ रहा है। नेगेटिव जो अमेरिका के सहायक देश है, चाहे वो नाटो के देश है, चाहे यूरोपीय यूनियन है, वो असामान्य महसूस कर रहे हैं ट्रम्प के पास। वो देख भी रही है लगातार आलोचनाएं अलग अलग कंट्रीज में आ रहे हैं, और वो जिस नाटो बिखरता दिख रहा पहली बार। हाँ, वो नत्थी थे जिस ढंग अमेरिका के साथ है, इंग्लैंड तक के वो लोग पिछड़ रहे हैं, और कई कंट्रियों ने तो बिल्कुल विरोधी स्टैंड भी लिया है। एक तो जो साम्राज्यवाद का वो जो एक प्रकार की पूरी चैन थी इनकी, एक घेराबंदी की, वो ढीली हुई है धीरे धीरे। दूसरी बात और भी है, अमेरिका ग्रेट अगेन जो ये कहने की कोशिश करे, अब देख न्यू लागे, एक तो भाई तब मेरे नीचे है जो सारे मैं हूं नहीं, मतलब जैसे न कनाडा को भी कह दे, औरों को भी कह दे, जो युद्ध मस्ती पर ही उस पर उतरिया है नहीं, कई बार वो चीजें सेटल भी करनी हो है, यूं भी नहीं दिखा रहता मेरे सारा हो। और ग्रेट अमेरिका इवनू कहेंगे ना, अमेरिकन आम आदमी के लिए देखो है खतरनाक, देख अपना अमेरिका में देशभक्ति तो है, सीधा कर रहा नहीं हो रहा है, और आम अमेरिकन व्यक्ति में भी वो नशा ये जो राष्ट्रवाद का खड़ा कर रहा है। और थोड़े दिन में देखिए इसकी न्यू तसल्ली नहीं, यू न्यू कहने नहीं लायक जे बस ऊपर अपना अमेरिका में जो मूल निवासी होंगे, अमेरिका में ये रहेंगे, ये नहीं होंगे, हम उन्हें बैर फेंकांगे। जैसे आमतौर पर जो शरणार्थी लोग थे भारत में भी, वो जहाज भर हथकड़ियां लतारे के गए। अभी भी तो नारा दिया है नहीं, अभी नरक कुंड जो है भारत को, चाइना को नरक कुंड बोल रहा है। नरक, अब इसको थोड़ा अगर भारत के संदर्भ में भी बात करें तो सिर्फ अकेले इस बयान की बात नहीं है, भारत के संदर्भ में तो कई तरह के जो बयानात लगातार कभी और व्यवहार में भी करते हैं। कभी मोदी जी का जो है वो मैं राजनीतिक कैरियर नहीं खत्म करना चाहता, कभी ये जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई जो है, जिसके शांति पुरस्कार का, नोबेल पुरस्कार का दावा करा, तो भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवा दिया। तो इस तरह के जो दावे हैं भारत के जो अमेरिका के जो संबंध है, और इसमें अपने मोदी जी जो है वो, उनके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं कि ये क्या है। अगर अपन थोड़ा ट्रंप के साथ में जब जिक्र आएगा तो मोदी का भी जिक्र आएगा, तो अगर क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ट्रंप जो है वो, मोदी वो थे जिन्होंने अमेरिका में जाके बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, और मोदी भक्तों ने अवन यज्ञ किए थे बट ट्रंप की सरकार बननी चाहिए। बहुत बड़ा कोरोना के टाइम पे भी जब एक बड़ा कार्यक्रम जो आयोजित किया माय फ्रेंड ट्रंप के नाम से, तो ये जो पूरा ड्रामा रचा गया। और अब जो ट्रंप जिस तरीके से भारत को गालियां दे रहा है, और पीछे तो ये जो टैरिफ भी 50% अकेला भारत और ब्राजील को लगा दिया था, तो ये और भारत की तरफ से जो है नहीं कोई विरोध नहीं है, कोई निंदा नहीं है। मतलब 168 बच्चे ईरान के मार दिए, बच्चे तो सबके बराबर है। मतलब आपकी हो सकता है कि कोई पक्षधरता भी हो सकती है किसी देश की, हालांकि अपनी तो पक्षधरता ईरान के साथ रही हमेशा ही, लेकिन चलो मोदी जी की पक्षधरता अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम एक देश के 168 बच्चे मारे हैं, उनके निंदा के लिए भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ट्रंप से इतना क्यों डर रहे हैं? इसके पीछे असल में ये तो एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के लिए तो बहुत शर्म की बात है कि मतलब भारत का जो स्वाभिमान, भारत की जो संप्रभुता, और एक ऐसे देश के रूप में भारत जाना जाता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के चैंपियन थे भारत के मुखिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भारत के प्रधानमंत्री का एक स्टैंड दुनिया के लिए एक मार्क होता था, लैंडमार्क, वो बोलते थे पूरी यूएनओ सुनते थे। आज यह शर्म की न्यू बात है कि भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती, जो नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं, ये भारत की बेइज्जती है बिल्कुल, और देश की बेइज्जती। और एक शर्म की बात नहीं है कि भारत का शासन प्रमुख प्रधानमंत्री चुप है, ये भारत की विरासत से मेल नहीं खाता। वरना तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ईरान बोल रहा है, बल्कि ईरान बोले और दूसरे कंट्री बोल रहे हैं। जब भारत को नरक कुंड गया, ईरान ने कहा भारत में आके देखो, मतलब उन्होंने तो भारत के फेवर में बात कही है, लेकिन उल्टी स्थिति हो रही है। मैं कह रहा हूं
बांग्लादेश जब आजाद करवाया पाकिस्तान भारत की वार के टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत बोल्ड और मजबूत स्टैंड लिया, अमेरिकन राष्ट्रपति के दाब दोष बनी आई वो। मैं थोड़ी सी बात को न्यू महसूस कर रहा हूं, कहने की कोशिश भी करूंगा कि जो नरेंद्र मोदी जी का आत्मसमर्पण है आदरणीय ट्रंप के समक्ष, ये भी कोई सहज और साधारण परिघटना नहीं है। पहली बात तो इसको आत्मसमर्पण कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये भारतीय विदेश नीति का अमेरिका के आगे दंडवत होना है, एक प्रकार से अमेरिका के पक्ष में झुकना है। ये पूरे जो भारत के स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों का संपूर्ण रूप से विसर्जन है भारतीय स्वतंत्र विदेश नीति का। और ये कोई एक दिन में घटित घटना नहीं है यू बट ट्रंप ने मोदी जी की बाम रोड दी हो। इसके पीछे पूरी घटना है 1990 के बाद की। अगर आप देखोगे जब से भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो नीतियां वर्ल्ड बैंक की आई, तो अमेरिका के पक्ष में भारत झुकता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल ही एक प्रकार के मतलब न्यू दब्बू हो गया, अमेरिका के एक प्रकार से बोल नहीं पा रहे। अगर इससे पहले भी दब्बू मनमोहन को बोलते थे। हाँ, मनमोहन खा दिया आपने मेरे मुंह से। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी जो स्टैंड था विदेश नीति पे, वो प्रशंसनीय और अनुकरणीय नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के जुड़े लोग भी मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुना है। परमाणु करार के मुद्दे पर जब भारत के वाम दलों ने समर्थन वापिस लिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश कारात थे, सीपीआई के भी वर्धन थे, वो पूरी घटनाएं मेरा आज भी याद है। तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह की भी मतलब अमेरिका के प्रति गले मिलने के लिए बुझाएं फड़फड़ाती रहती थी, वो जाते थे वहां। और आज भी देखो, आज भी वो विश्वास प्रस्ताव का भाषण याद है। मनमोहन सिंह ने यह कहा कि वामपंथियों ने बंधुआ बना रखा था, खुल के नहीं खेलने दे रहे थे। तो वो जो परमाणु रिएक्टर खरीदे थे, नहीं चलो वो अलग चीज। एक मिनट पूरी बात कहने दो बना, ये मामला क्या कि वो एक आत्मसमर्पण की शुरुआत थी। और मनमोहन सिंह ये भी कह रहे थे इंग्लैंड में कि अंग्रेजों का राज है वो भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन था, जो असल में ये जो अमेरिका का स्पॉन्सर्ड माल था नहीं भारत में। एक मिनट, क्या उस वक्त अमेरिका की इतनी ताकत थी कि भारत को नरक कुंड कहे? ना, ये तो नहीं थी। नहीं तो मनमोहन सिंह ने कई बार स्टैंड भी लिया उनके खिलाफ, मतलब वो तो थी। लेकिन मैं फिर भी एक बात करूं, वो चिन्ह प्रकट हो गए थे। सद्दाम हुसैन के जो साथी थे उनके सर मांगे अमेरिका ने, तो अपने आदरणीय विदेश मंत्री नटवर सिंह का भी नाम आ गया। भाई एक टेबल नटवर सिंह भारत के बहुत अच्छे राजनयिक, राजदूत और विदेश मामलों के जानकार और मंत्री भी रहे। तो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में तो उसकी टाण खतर फिर गए थे अमेरिकन दबाव में। और वो तो ये भी मीडिया ने कहा तो भला वामपंथियों का, सीपीआई का, दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव में रह रखा, दबाव में तो वो भी थे। असल में मनमोहन ले लो या मोदी ले लो, है तो ये भारत के कारपोरेट की कठपुतली। भारत की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारपोरेट है, चाहे अडानी जी, पूरी जो है टाटा, बिरला, डालमिया, मोदी, जो पूरी कंपनी है या पूरी कारपोरेट हाउस है, इन्हीं के तो एजेंट थे। लेकिन फिर भी एक ग्रीन और डिग्निटी थी। मैं ये कह रहा हूँ, ये सही बात है। 1991 के जब से उदारीकरण की नीतियां शुरू की, उसके बाद में भारत ने एक तरह से अमेरिका की तरफ एक झुकाव और गुटनिरपेक्ष नीति से हटना शुरू कर दिया। ये चरम बिंदु है मोदी जी का आत्मसमर्पण है। ये एक्सट्रीम इस तरह से, मतलब कोई जवाब भी भारत की तरफ से ना आए, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ। मैं उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत को गालियां दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, जलील कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री, और इस देश को जलील कर रहा है। लेकिन वो चलो देश का, एक दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, वो कुछ कर रहा है, लेकिन भारत के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ये है चिंता की बात। जाए इसको थोड़ा न्यू समझो, ये शर्म का विषय न्यू है। आज आप नरेंद्र मोदी जी के किसी भगत से, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के किसी प्रशिक्षित कैडर से बात करो, कार्यकर्ता से, वो क्या कहेंगे? वो न्यू कहेंगे जी बात न्यू है, मतलब देखो जो ठाडा हुआ नहीं तकड़ा आदमी वो कह दिया करे इसी सी बात। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो न्यू कहेंगे जो तकड़ा आदमी है उसकी चापलूसीकरण में ही फायदा है, और आम आदमी न्यू लाके बात करो आगे कहेंगे। सवाल यू नहीं है, सवाल ये है कि जो मोदी जी और तो ट्रेनिंग या हुई है। नरेंद्र मोदी कोई साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़के नहीं आए, या इनकी पहली पीढ़ी भी नहीं लड़का आई। कोई फ्रीडम मूवमेंट में कोई इन लोगों की पीढ़ियां खपी हुई है तो माफी मांगने वाले कमेटियों में थे। लेकिन मैं वापस उस बात पर आऊं कि जो मैं आपने वापस शुरू करी कि जो ये अमेरिकन गुलामी की तरफ झुकने का सवाल है ना, ये बड़ा घातक और खतरनाक है, और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है जो ट्रंप का।
आज ट्रंप की आलोचना में जो खड़े हो रहे हैं ना लोग, वो सैल्यूट के काबिल हैं। वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे वो एक महिला थी जो वो जहाज लेकर गई, वो जो गजा पट्टी को जो बर्बाद कर रहा है, जबकि फिलिस्तीन के लोगों का कोई कसूर नहीं है। इजराइल तो एक अमेरिका का भाड़ा का गुंडा है, उसका काम हमारे मुल्क का साटे मारेगा। वो कौन महिला थी जो जहाज नहीं लेके गई वहां? वो पर्यावरणविद है। वहां थनबर्ग थी, कोई ग्रेटा थनबर्ग, कितने महान लोग हैं वो जो आज भी लड़े। आज और ईरान ने तो एक प्रकार से एक बहादुरी का प्रतीक है वो, वह जो सर नहीं झुकाते, सर कटवा सकते हो सके, इस जंग में ईरान बर्बाद हो जाए। लेकिन इतिहास और तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि जब ताकतवर का आगे जिसने झुकने के लिए कहा, ईरान सीना ताने का खड़ा था। और मैं एक बात और कहने की, ट्रंप की घटना पर मैं कह रहा था कि मुझे तो ये लगता है अभी जो अभी ईरान को बर्बाद करने की स्थिति नहीं बची। अभी तो ये लगता है, मतलब इतना होने के बावजूद अपने आप से जो है वो बार बार वो सीज फायर बढ़ा देना, वो ईरान बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार जो सीज फायर बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिला के सीज फायर बढ़ता रहेगा। और ये एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी जो है वो अमेरिका की चलती रहेगी। अभी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना साहस कर पाएगा दोबारा से कि हम कोई। मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। इसमें बड़ा अमेरिका किसी भी रूप में भरोसे के काबिल नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं है, एक मिनट। लेकिन वो जो ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, जिसकी जनता सड़कों पे आ गई मरने के लिए, जहां पे बम फेंके जा रहे हैं, ईरान की यूनिटी को तो सैल्यूट है। ईरान का कहां तक आ पाओ ना नहीं रहा ना। जब इसको थोड़ा न्यू कह सकते हैं भाई, ईरान ने नैतिक रूप से तो जंग जीत ली। जो मानवीय मूल्य बोध में जो बहादुराना संघर्ष ईरानी जनता ने दिखाया है करके, वो जीत गए। वार होता ना कई बार, उसकी हार और जीत कई बार यूं नहीं तय कर सकते भाई, जैसे जिंदा रहेंगे कि नहीं, बचेंगे कि नहीं। सवाल लड़ने का, खड़े होने का है। वो तो ईरान ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली अमेरिका पे। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं, हो सके छल कपट किसी और तरीके से ईरान को नेस्तनाबूद भी कर देंगे, हो उसके परमाणु और दूसरे भयानक हथियारों का भी इस्तेमाल कर लें। मैं एक बात और कह रहा हूं इस पूरी घटना के अंदर, बड़ी खतरनाक तो, कि जो बहु ध्रुवता की तरफ देश दुनिया का जो नक्शा जाना चाहिए, वह मल्टीपोल होंगे। अब वाशिंगटन ही एक पोल नहीं रहेगा अमेरिका में। बस जो फैसला हो वाशिंगटन की बैठकों से, व्हाइट हाउस से ही दुनिया नहीं चलेगी। आम छोटे छोटे देश भी नहीं समझ रहे। जो आज ईरान गल्ला हो रहा, जो फिलिस्तीन गल्ला, तड़के तेरे गल्ला भी होगा। और जो दूसरी कंट्रीज है, चाहे वो एक चीन बड़ी उभरती आर्थिक महाताकत है, रूस एक ताकत है, और बहुत से दूसरे कंट्रीज हैं। आने वाला दौर में जो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, आदरणीय ट्रंप जी को यूं बैम होना, तो उसकी पुराने दुनिया के तानाशाहों को पढ़ लेना चाहिए। हिटलर ने भी बहुत बड़े ख्वाब देखे थे, नक्शे बना दिए थे पुराने, जो मतलब जर्मन गौरव की बातें। लेकिन असर क्या हुआ हिटलर का? बेनितो मुसोलिनी का क्या हुआ? थोड़ा ट्रंप को जो, मतलब मेरा कहने का अर्थ है नहीं कि ये घटना है ना, ये जो इनका उत्थान है, इनके जो भाषण है, ये इतिहास के विकास क्रम में हुआ है। और इसका परिणाम तो मैंने यूं लगा है कि ऐसा भी उसका है, ट्रंप पर ये 2-3 और राष्ट्रपति आएंगे नहीं, वो अमेरिका ताश के पत्तों की तरह ढह, क्योंकि वो कर्जे का देश है। वो जो अमेरिका है ना, वो तो बाहर की दुनिया की सांसें छीन के और कंट्रीज ने निचोड़ के, आप देखोगे दर्जनों देशों से ज्यादा तो इसकी मिलिट्री पड़ी है। दुनिया भर के प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों को सिकोड़ के गरीब मुल्कों की जनशक्ति का शोषण करके अपना काम चला रहा है। दुनिया को लूटने की जैसे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, हाँ। उसके बाद में अमेरिका क्या बचेगा ये कोई नहीं कह सकता ना। इसके बाद जो मैं इंग्लैंड तो ले लेना चाहिए सबक। इंग्लैंड का कितने सालों तक चला जो एक प्रकार के साम्राज्यवाद था, उपनिवेशवाद दौर था। इंग्लैंड की पोजीशन क्या बची सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद? इंग्लैंड ने तो खुद न्यू खतरा हो गया था, हिटलर की फौज तरह मारे कर। दूसरी बात, इससे पहले स्पेन एक ताकत थे जो आज बहुत अच्छी रोल प्ले कर रहा है, पुर्तगाल थे। लेकिन मैं वापिस अपना कहने के जाऊं कि असल में जो ट्रंप जैसे व्यक्तियों का होना है ना, ये दुनिया के अंदर सच्चाई, मानवता, लोकतंत्र, जो मानव के अर्जित मूल्यबोध हैं, उनकी एक प्रकार से सबसे बड़े खतरे या उनसे शासक वर्गों के पीछे हटने का या उनको कुचले जाने का, उनकी गिरावट के ही प्रतिबिंब हैं। और ये छोटे छोटे ट्रंप अपना हर देश में मिल जाएंगे।
उनकी नाक अलग हो सकता है, उनकी शक्ल अलग हो सकता है, लैंग्वेज असल हो सकता है। ट्रंप होना एक मतलब लंपट तानाशाह होना, ये हर कंट्री में पाए जाएंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट। युगांडा के सेनाध्यक्ष का भी बयान आया था, तुर्की से सबसे सुंदर लड़की जो है अब वो उसके लिए उपलब्ध करवाओ। ये और अपने भारत जैसे देश में भी इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अरे ट्रंप पर के आदमी तो तुम्हें अपना हरियाणा में कई गांव में सरपंच पाए जाएंगे जिनका कोई स्टैंड नहीं, किसी टाइम बदल ले। तो मैं ये जो करनी, ये जो एक प्रवृत्ति है, असल में एक टेंडेंसी है ट्रंप दुनिया में, बुराई की टेंडेंसी है, घटिया होने की टेंडेंसी है। एक इंसान कितना गिर सकता है उसकी चरम प्रकाष्ठा है ये। और पूंजी के लिए सब कुछ खत्म किए जाने, मानवीय मूल्यों को रौंदे जाने का सबसे बड़ा एक नंबर का ये चमचागिरी कह लो कारपोरेट की, वो है ये प्रतीक। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है और आप चाहते हैं इसी तरह के विमर्श को हम आगे बढ़ाएं, तो आपसे अपील है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।